अब हम ये पूरी बात समझ गए हैं कि कीटाणु कितने तरह प्रकार के होते हैं। उनसे रक्षा करने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम कैसा होता है। इम्यून सिस्टम के साथ काम करने के लिए 300 अरब कीटाणु हमारे साथ लगे हुए हैं, जिसे कि हम माइक्रोबायोम कहते हैं, जो हमारे दोस्त कीटाणु हैं। इनके बगैर भी हमारी रक्षा अधूरी है। हमने ये भी देखा कि यदि ये कीटाणु डैमेज हो गए या ये कीटाणु में गड़बड़ हो गई तो हम बीमार हो जाते हैं। ये सब कुछ अब समझने के बाद अब ये देखें कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें ताकि हमें कोई वायरस परेशान न कर सके। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। तो उसको स्ट्रांग अगर रखना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी है, पहले उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें एंटीबायोटिक से दूर रहना है। हमें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे किसी के दांत निकलवाने जा रहे तो एंटीबायोटिक खा ली, या कोई छोटा मोटा बुखार आया तो एंटीबायोटिक खा ली, वो नहीं करना है। और ख़ास करके एंटीबायोटिक्स को कभी भी वायरल इन्फेक्शन में नहीं खाना है। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो फ्लू हो, या और भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें हमें एंटीबायोटिक नहीं खाना है, क्योंकि उस पर वो काम ही नहीं करती। तो यदि हम इन एंटीबायोटिक्स को खाएंगे, अजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, सेफ्रॉक्सेमिन है, मेरोपेनेम के इंजेक्शन लगवाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये उस वायरस को तो छू भी नहीं सकते, परंतु जाकर के हमारे गट बैक्टीरिया, हमारे अंदर जो माइक्रोबायोम है, उसको डैमेज करते हैं। उसको डैमेज करने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हद तक कमज़ोर हो जाता है, रेस्पॉन्स नहीं कर सकता। जितनी भी आपने स्टडीज इसके पहले वीडियोस में देखी, वो दिख रही है। तो एक तरफ तो आपके ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया, और दूसरी तरफ आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये देखा गया है कि एक कोर्स यदि आपने एंटीबायोटिक खा ली, तो आपका गट माइक्रोबायोम है, जो कि आपके अंदर है, जो कि बहुत ही नाजुक से बहुत ही कीटाणु हैं, जो कि आपको आपकी रक्षा कर रहे हैं, 1 साल तक उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, कम से कम 1 साल तक। तो अगर आपके गट माइक्रोबायोम हेल्दी है, तो आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहेगी और कंट्रोल रहेगा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि आपने एंटीबायोटिक खाई, या और भी कोई तरीके से कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज़ है, तो आपके गट माइक्रोबायोम डिसबायोटिक हो गए, अनहेल्दी हो गए, अनबैलेंस हो गए, तो लंग इम्यूनिटी डिफेक्टिव हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी है, और साइंस ने भी कंफर्म किया है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंटीबायोटिक्स का गट माइक्रोबियोम पे होता है, और उसकी वजह से मोटापा होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं, उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, डिप्रेशन होता है, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां होती है। तो बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमें अपने गट माइक्रोबियोम की रक्षा करनी है। फिर एंटीबायोटिक सिर्फ गोली खाने से नहीं होता। आज कई हमारे जानवर हैं, जैसे गाय हैं, चिकन है, और भी जानवर हैं, उन सबको एंटीबायोटिक दी जा रही है। और जब हम दूध पीते हैं उनका, या हम मीट खाते हैं, या हम चिकन खाते हैं, तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर आ जाती है और हमारे गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उससे हम ससेप्टिबल हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, चिकन, मीट से दूर रहना है, क्योंकि इनमें एंटीबायोटिक की तादाद अब बढ़ती जा रही है। एक और खतरा है, आज हमारे सारे खाने की चीज़ों पे, जैसे कि गेहूं है, उस पे तरह तरह की कीटनाशक का छिड़काव होता है, और हर्बिसाइड्स का छिड़काव होता है, जैसे ग्लाइकोफोसेट। और ये हर्बिसाइड्स और ये उस पे चिपके रहते हैं, और जब हम इनको पीस के खाते हैं, तो ये हमारे अंदर जाकर के हमारे अंदर के गट माइक्रोबियोम को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, खत्म कर देते हैं। उसमें जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके तो सत्यानाश कर देते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम फिर गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या करना चाहिए? हमें मैक्सिमम जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक खाने की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि कीटनाशक बिल्कुल भी ना हो। हम तो कैंसर का इलाज भी करते हैं, और देख रहे हैं हम, हमारे पास बहुत डेटा है कि इस तरह के कीटनाशक का उपयोग से बहुत तरह तरह के कैंसर आज देखने में आते हैं। तो एंटीबायोटिक के बाद और क्या नहीं करना चाहिए?
दूसरा है स्टीरॉइड्स। ये ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी यूज़ में आ रही है आजकल कोरोना के इलाज में। तो जैसे सोलूमेड्रॉल है या डेक्सामेथासोन है, वाइसोलोन है, तरह तरह के स्टीरॉइड्स हैं। तो स्टीरॉइड्स जो हैं वो एक दुधारी तलवार है। तो स्टीरॉइड्स का यूज़ कोरोना में सिर्फ सीवियर केसेस में होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत गिर चुका है और पेशेंट काफ़ी सीरियस होता है, वहाँ जाके ये कुछ काम कर सकती है। परंतु यदि अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स दी जाएं तो क्या होता है, तो वायरस को बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। वायरस बढ़ जाता है, दूसरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और तीसरा डायबिटीज़ बढ़ सकती है या ब्लड शुगर बढ़ सकती है जिससे इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाता है। तो इनसे बहुत केयरफुल रहना है। और मॉडर्न गाइडलाइन भी ये कहती है कि स्टीरॉइड सिर्फ लेट स्टेज में यूज़ करते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं यूज़ करना है। कई बार स्टीरॉइड्स को बुखार उतारने के लिए दिया जाता है कोविड में। बुखार के बारे में थोड़ा सी चर्चा करते हैं। बुखार एक परेशान करने वाला इशू रहता है और कई लोगों को 8-10 दिन तक बुखार आता है। बुखार क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है क्योंकि वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच में जंग हो रही है, और तरह तरह के जो केमिकल्स रिलीज होते हैं इस जंग में, उससे बुखार आता है। पर बुखार के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई है। ये देखा गया है कि अगर इंटरमिटेंट बुखार हो, 102 तक जाए फिर नॉर्मल हो जाए, फिर 102 तक जाए नॉर्मल हो जाए, तो इससे हीट शॉक प्रोटीन पाथवे ट्रिगर होता है। ये हीट शॉक प्रोटीन जो HSP70 है, इस पाथवे से इस तरह की कार्रवाई होती है कि जो लंग डैमेज हो रहा है वो ब्लॉक हो जाता है। हीट शॉक प्रोटीन जाके प्रोटेक्ट करते हैं लंग को, और लंग डैमेज नहीं होता है। तो एक्चुअली ये देखा गया है कि बुखार बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। बुखार अगर अपन जानबूझ करके उतार के रखेंगे तो ये वाला पाथवे ट्रिगर नहीं होगा और लंग डैमेज बढ़ता जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, इस पे अभी और आगे पेपर्स आने वाले हैं। बट इतना कहना काफ़ी है कि स्टेरॉइड्स को बुखार उतारने के लिए यूज़ करना शायद ठीक नहीं है। तो बातें हुई क्या नहीं करना है। अब क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए। हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छी काबिलियत है। और अगर आप देखें कि इम्यून सिस्टम में गट बैक्टीरिया और इम्यून सेल्स मिलके पूरी की पूरी फौज जमा करते हैं। पूरी की पूरी, जैसे समझ लीजिए कि एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म उनका चल रहा है, और एकदम तत्पर रहते हैं कि कोई आ तो जाए, हम देखते हैं उनको। और जब वो एकदम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया आने के पहले, कोई भी वायरस आने के पहले डरता है कि यहाँ तो बड़ी परेशानी होगी, यहाँ आना का कोई फायदा नहीं है। तो ये स्टेटस सबको रखना है। और वो स्टेटस के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर अच्छे बैक्टीरिया हों जो हमारी देखभाल करें, हमारे इम्यून सिस्टम की देखभाल करें। अगर खराब बैक्टीरिया होंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारे अंदर छेद बनाएंगे, छेद कर रहे हैं, हमारे गट के अंदर छेद कर रहे हैं, गट परमिएबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और भी तरह तरह का नुकसान कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास पूरी कुंजी है कि हम कौन से बैक्टीरिया हमारे अंदर रखना चाहते हैं। उसकी कुंजी ये है कि अच्छे बैक्टीरिया की खुराक अलग है और बुरे बैक्टीरिया की खुराक अलग है। अगर हम वो खुराक खाएं और जिससे अच्छे बैक्टीरिया मेंटेन हो, पनपे, तो अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे, और बुरे बैक्टीरिया को खुराक नहीं मिलेगी और वो खत्म हो जाएंगे। बस उसके ऊपर अब ध्यान देना है। डाइट। अब डाइट के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डाइट के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे विचार हैं, और आप कोई भी अखबार उठा लेंगे तो एक ना एक कॉलम मिल जाएगा कि हाँ, कौन सा खाना खाएं कोविड से बचने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप हर एक किसी की बात मानने चलेंगे तो वो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको आपकी डाइट में सब कुछ मिल जाएगा जो कि बाजार में मिल रहा है। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई आप पढ़ते हैं लेख, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसके पीछे का औचित्य समझ में आना चाहिए कि वो डाइट क्यों खाना चाहिए, उससे क्या होने वाला है। तो ये अपन देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया को खाना देना है जिससे कि वो स्वस्थ रहें और हमें स्वस्थ रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए फाइबर होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक होते हैं, और ये फाइबर पे बहुत थ्राइव करते हैं। तो फाइबर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे जितने भी फूड्स जिसमें कि फाइबर ज़्यादा है वो लेना है। जैसे तरह तरह की दालें हुई, तरह तरह की सब्जियां हुई, तरह तरह के फ्रूट्स हुए, और प्लांट बेसिकली ऑल प्लांट बेस्ड थेरेपी ही चाहिए। पर उसके ऑपोजिट, अगर हमने प्रोसेस्ड फूड खाया, कोई भी फूड खाया जो प्रोसेस्ड है,
बिस्किट्स हैं, चिप्स है, कुछ भी है जो प्रोसेस्ड है, तो ये फूड जो है ये बैड बैक्टीरिया को खिलाता है। ये बैड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ना तो हमें फ्रूट जूस या प्रोसेस्ड फूड्स और इन पे जाना है। शुगरी ड्रिंक्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट शुगर जो है, चीनी जो है, शक्कर जो है, ये बैड बैक्टीरिया की बहुत खास चीज है, बहुत पसंद है। तो हमें शक्कर और चीनी से टोटली दूर रहने की ज़रूरत है। फिर सिंपल कार्ब्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जितने भी सिंपल कार्ब्स होते हैं ये बैड बैक्टीरिया की खुराक होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं ये गुड बैक्टीरिया की खुराक होती है, ये ध्यान रखिए। तो ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को अच्छे लगते हैं, तो जिनको कि हम प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। प्रीबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। तो उसमें ये तरह तरह की चीज़ें आती है, खास करके लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनियन इंपॉर्टेंट है, और हर तरह की हरी सब्जियां इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से फ्रूट्स, और थोड़ी सी दालें, और थोड़े से नट्स, बीन्स, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, और उनसे वो बहुत खुश रहते हैं। और यदि आपने एंटीबायोटिक्स ली है तो आप प्रोबायोटिक्स जरूर लें उसके बाद, उससे आपके अच्छे बैक्टीरिया वापस जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे कि लोग दही खाने को कहते हैं कि ये प्रोबायोटिक है, लेकिन कि उसमें फर्मेंटेड है और उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, वो सही बात है, बैक्टीरिया उसमें रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो दही खाएंगे वो दही हमारे एसिड में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में जो एसिड रहता है वो उस बैक्टीरिया को पूरा नष्ट कर देता है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हम कभी भी हमारे मरीजों को दही खाने का नहीं बोलते, दूध पीने का नहीं कहते हैं, उससे फायदा कुछ पहुंच नहीं पाता है। कोविड इन्फेक्शन में ये देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है उनकी हालत ज़रा ज़्यादा ख़राब होती है, और इनफैक्ट उनमें जो डेथ रेट है वो 11 गुना है देन नॉन डायबिटिक पीपल। तो डायबिटीज़ के प्रति चेतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ अपने गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है और इम्यूनिटी भी डाउन करता है। हमारा ये मानना है पर्सनली कि डायबिटीज़ का क्योर हो सकता है, आपको बहुत ध्यान से इसका इलाज कराना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने ठीक से किया तो डायबिटीज़ को जड़ से भी निकाला जा सकता है। इसीलिए सिर्फ ये ना सोचे हम तो डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, ठीक है, नहीं, डायबिटीज़ को जड़ से निकालने की ज़रूरत है। मोटापा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटापा जब कोविड में देखा गया है कि जो लोगों का ओवरवेट है वो लोगों में भी इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, और उनका आउटकम बहुत ख़राब होता है। तो मोटापा को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके लिए भी डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हमारा शर्तियत रूप से मानना है कि इसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने क्या कहा आपको, डाइट मॉडिफिकेशन, मैंने एक्सरसाइज नहीं कहा, क्योंकि एक्सरसाइज से मोटापे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाइट मॉडिफिकेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर एक्सरसाइज का फायदा भी है। अभी एक बहुत बड़ी स्टडी आई है जिसमें कि देखा गया कि 50,000 कैलिफोर्निया के रेजिडेंट्स में स्टडी करी गई, और देखा गया तो ये पता चला कि जिन जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते थे उनमें जब कोविड हुआ तो कोविड काफ़ी आराम से क्लियर हो गया और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। भले वो मोटे थे या ना थे, लेकिन एक्सरसाइज करने से उनमें प्रोटेक्टिव एक एबिलिटी थी टुवर्ड्स कोविड। तो एक्सरसाइज अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोविड। और फिर आपके इम्यून सिस्टम के लिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और इस नींद लेने से आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली रिजुविनेट होता है और बढ़ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम के लिए स्लीप अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आखिरी में मैं सिर्फ इतनी बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ कि ये जो अपनी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं, कहीं ये तो नहीं है जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं, और इन सारे एपिडेमिक्स के पीछे यही कारण है। ये देखा गया है कि अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको कोविड में ज़्यादा खतरा है। तो तो हमने क्या किया है, अपनी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे इस तरह का डैमेजिंग और इस तरह का डैमेज करते गए कि हमने गलत दवाइयाँ का सेवन चालू किया, हमने एंटीबायोटिक का मिसयूज और ओवर यूज शुरू किया, हमने गलत तरह के खाना खाना शुरू किए,
हमने ऐसे खाने खाए जिसमें पेस्टिसाइड्स छुपे हुए हैं, हमने फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली बंद कर दी, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पहले स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया, फिर डेंगू का एपिडेमिक आया, कोविड का एपिडेमिक अब और बड़ा हो गया, और हम अब अगले इससे भी बड़े एपिडेमिक का इंतजार कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम चेत जाएं, हम जाग जाएं, और इन दुश्मनों पे फोकस ना करें कि इस वायरस का क्या करना, उस वायरस का क्या करना। हाँ, इलाज जरूर ढूंढा जाए, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस अपने आप पे करना है कि हमें अपनी अंदरूनी ताकत, अपने अंदरूनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से संभाल कर रखना है, ताकि हम अपनी और आगे की जनरेशन्स सबके लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर निश्चित कर सके। ये थी हमारे इम्यून सिस्टम की बात, उसके मजबूती की, और उसे कमज़ोर कैसे न करें। यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि हर मर्ज की दवा ज़रूरी नहीं है। हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि कोई भी मर्ज को वो क्लियर कर सकती है, ठीक कर सकती है, रिपेयर कर सकती है। हमें सिर्फ उस ताकत को पहचानना है और उस ताकत को मजबूत करना है। इस पूरे कोरोना महामारी में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सब बस भागा दौड़ी में ये दवा वो दवा के पीछे पड़े हुए हैं। सही दवा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, न भी मिले तो भी घबराए नहीं, और अपनी ताकत को पहचाने, अपने इम्यून सिस्टम को पहचाने और उसे मजबूत रखें। आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्रश्नों को इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दें, तो उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम आगे नए वीडियो जरूर जारी करेंगे। और इसीलिए वीडियोस को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे वाले वीडियोस आपको मिल सके। यदि आप बहुत अर्जेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। नंबर्स पूरे वीडियो के आखिरी में दिए हुए हैं।